नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि वृंद जी के पद पढ़ रहे हैं, अर्थात जो वृंद सही से अवतरित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इनके 16 तक जो पद है वो पढ़ लिए हैं, इनके दोहे पढ़ चुके हम। आज हम इनके आगे के दोहे या इनके पदों को लेकर के फिर हाजिर हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं वृंद जी की वृंद सतसई को लेकर के। तो पहला जो पद है देख लीजिए ये कि जो जैसे ती है तेसिए करिए नीति प्रकाश, काठ कठिन बेधे भ्रमर मृदु अरविंद निवास रिविंद मृदु अरविंद निवास। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो लोक व्यवहार की बात इसमें बताई गई है। साथ ही साथ व्यक्ति को जैसा उसकी प्रकृति होती है उसके अनुसार ही, किसी व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, ये बात चित्रित की गई है या वृंद जी ने ये बात अभिव्यंजित की है, बताई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है इनके थोड़े कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। इसमें जो जैसे माने जो जैसा है, जो जैसे माने जो जैसा है, जो जैसा है, तिही माने तिही तेसी माने वैसे ही आचरण या व्यवहार करना चाहिए। करिए माने करना, यानी जो जैसा है ठीक उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। नीति प्रकाश यानी नीति सम्मत बात है। नीति प्रकाश माने नीति सम्मत ज्ञान की बात ये है कि काठ कठिन भेदे भ्रमर, काठ माने लकड़ी, काष्ठ, ठीक है, काष्ठ या लकड़ी, कठिन माने कठोर, भेदे, भेदे माने भेदना, फोड़ना या कुरेदना, कुरेद कर, भ्रमर माने भंवरा, मृदु माने कोमल, अरविंद माने प्यारे विद्यार्थियों कमल, अरविंद माने कमल, निवास माने निवास करते हैं, वास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ वृंद जी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, ये बात नीति सम्मत ज्ञान की बात है। वृंद जी कहते हैं नीति सम्मत ज्ञान की बात यह है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार या आचरण करना चाहिए। जैसे अब इसमें दृष्टांत दिया, बताइए कि जैसे भंवरा है वो लकड़ी, कठोर जो लकड़ी है उसके साथ कठोरता का व्यवहार करता है, अर्थात भंवरा है वो लकड़ी को कुरेद करके उसमें छेद कर देता है। भंवरा क्या करता है, लकड़ी को जो है कठोर लकड़ी को भी क्या करता है, भंवरा अपने कठोर व्यवहार से लकड़ी के साथ वो कठोर व्यवहार करता है और उसको छेद कर देता है, उसमें छेद कर देता है। लेकिन वही भंवरा मृदु अरविंद निवास यानी कमल को क्या करता है, कमल को वो एकदम से कोमल प्रकृति का जान करके उसके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता। जैसे कमल कोमल है तो वह भी कोमल बन जाता है, अर्थात उसके अनुसार ही व्यवहार करता है, तो उसके अंदर समाहित हो जाता है। और फिर भी कहते हैं कि संध्या काल में जब कमल की पंखुड़ियाँ बंद होने की होती है, सूर्य अस्त होने के कारण
फिर सूर्य का प्रभाव नहीं रहता तो इस कारण पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो उसमें कई बार भंवरे हैं वो रसपान करने के लिए आते हैं और उस समय संध्या काल हुई होती है और उस समय अगर धीरे धीरे पंखुड़ियाँ उसमें बंद हो जाती है और भंवरा उस पंखुड़ियों में बंद हो जाता है तो कहते हैं कि वह पूरी रात्रि उस पंखुड़ियों में बंद रहता है, फिर भी वह उसको छेदता नहीं है, अर्थात वो चाहता तो उसको छेद करके बाहर भी निकल सकता है, लेकिन वह कोमल जो व्यवहार है कमल कोमल प्रकृति का है, इसीलिए भंवरा उसकी कोमल प्रकृति का प्रभाव के कारण कोमल ही व्यवहार करता है, अर्थात वो उसमें छेद नहीं करता। लेकिन वही भंवरा कठोर जो लकड़ी है उसको कुरेद करके उसको फोड़ करके उसमें छेद बना लेता है। तो ये भंवरा भी लकड़ी के साथ कठोरता का व्यवहार करता है तो कमल के साथ कोमलता का व्यवहार करता है। तो यही बात यहाँ पर वृंद जी बता रहे हैं। तो मृदु अरविंद निवास यानी कमल के कोमल व्यवहार के कारण, कोमल प्रकृति के कारण वह उसमें निवास रात्रि भर निवास रहता है लेकिन उसमें छेद नहीं करता। तो इस प्रकार से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ये बात इसमें बताई है प्यारे विद्यार्थियों। यही नित्य सम्मत बात है। तो यहाँ पर प्रकृति के अनुसार ही भंवरा काठ और कमल के साथ उसकी प्रकृति के अनुरूप ही जो है आचरण करता है, व्यवहार करता है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों इसमें विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार तथा सज्जन व्यक्ति विद्वान व्यक्ति के साथ सज्जनता का व्यवहार करना अपेक्षित है, ऐसा करना चाहिए। ये नीति सम्मत बात है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पद पहला। 17वां पद, अगला 18वां दोहा देखिए कि कहाँ बड़े छोटे कहाँ जह हित तह चित लागी, हरि भोजन किए विदुर घर दुर्योधन को त्यागी, रे वृंदा दुर्योधन को त्यागी। अर्थात इसमें भी व्यवहार की बात बताई है प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमारा जिसके साथ जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार या हित होता है वह हमें प्यारा लगता है, प्रिय लगता है, अपना लगता है, ये बात इसमें बताई है। अर्थात जिससे हमारा भला होता है, हितकारी होता है, उसे ही हम उसे अपना समझते हैं या उससे हमारा चित्त या मन है वो लग जाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अर्थ को तो शब्दार्थ को कहाँ बड़े छोटे कहाँ, यानी इस संसार में कौन बड़ा है, कौन बड़ा या कौन छोटा है। जहाँ हित, जहाँ पर हित मने हितकारी या भला, तह मने वहाँ, चित मने मन, लागी मने लगता है। लागी मने लगता है, सरल है ये, आपने ज़्यादा कठिन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि अंतिम पाठ महत्वपूर्ण होता है, प्रथम पाठ अंतिम पाठ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हरि भोजन, हरि मने श्री कृष्ण जी, भोजन किए मने भोजन किया या आतिथ्य स्वीकार किया, आतिथ्य स्वीकार किया। किसका स्वीकार किया? विदुर का, जो ज्ञानी थे। महाभारत के पात्र की घटना इसमें बताई जा रही है। महाभारत की घटना है और उसके आधार पर ये बात बताने की कोशिश की है वृंद जी ने कि जहाँ पर आपका मन लग जाता है, मन कहाँ लगता है? जहाँ जिस व्यक्ति से आपका हित होता है, भला होता है, वह व्यक्ति आपको अपना लगता है, अर्थात उससे आपका मन है वो मिल जाता है। तो ये बात इसमें बताने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। दुर्योधन का मतलब प्यारे विद्यार्थियों दुर्योधन, जो कि महाभारत का दुष्ट पात्र हम कह सकते हैं। दुर्योधन जो कौरव धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन, तो दुष्टता के लिए जाना जाता था। को त्यागी मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर घटना महाभारत की है, उसका सब प्रसंग लेते हुए बात बताई है। इसमें कवि वृंद जी कहते हैं कि इस संसार में कौन बड़ा और कौन छोटा है। इस संसार में चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो,
लेकिन उससे क्या होता है, यानी कौन इस संसार में बड़ा या कौन छोटा, इस बात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान नहीं करके कि संसार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात इसमें बताई है। इससे क्या होता है, क्योंकि जहाँ जिस व्यक्ति से साथ में आपका हित होता है, हितकारी होता है जो व्यक्ति, तहाँ चित्त लागी मन, वहाँ पर आपका मन लग जाता है, अर्थात वह व्यक्ति आपका अपना बन जाता है। जहाँ पर आपका हित होता है, भला होता है, वह व्यक्ति आपके लिए क्या होता है, उपकारी होता है, आपका मन अपने आप ही लग जाता है, उसे अपनत्व का भाव आपके भीतर आता है। जैसे हरि भोजन किए विदुर घर, जैसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल की घटना बता रहे कि जैसे श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर में आतिथ्य स्वीकार किया और दुर्योधन के पकवानों को त्याग दिया, छोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी ने गरीब विदुर के घर में भोजन किया, आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन के जो 56 प्रकार के पकवान थे उनका उन्होंने त्याग कर दिया। तो क्योंकि दुर्योधन था, वह अहंकारी था, अज्ञानी था, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके साथ उनका मन चित्त है वो नहीं लागी, मन नहीं लगा था। लेकिन विदुर परम भक्त था और ज्ञानी थे, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी का मन, क्योंकि उनसे वो हितकारी थे, भला चाहने वाले थे, इसीलिए उनके साथ उनका मन लग गया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने विदुर के घर में भोजन किया, आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन को त्याग दिया, दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। दुर्योधन अपने आप को बड़ा व्यक्ति मानता था और हस्तिनापुर का राजा भी था, परंतु श्री कृष्ण जी ने उनके यहाँ भोजन नहीं किया, केवल गरीब विदुर के घर भोजन सहज स्वीकार किया था, क्योंकि विदुर क्या था, भगवान का भक्त भी था, श्री कृष्ण का भक्त और परम ज्ञानी था। इसीलिए ज्ञानी का या जिससे हित लग जाता है मन, जो आपका हितकारी है वही जो है अपना होता है, अर्थात उससे आपका मन है वो लग जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में महाभारत के प्रसंग को उपस्थित करके मित्रता और आत्मीयता अपनाने की सुंदर नीति सम्मत बात कही गई है। महाभारत का जो प्रसंग है उसको बता करके कवि वृंद जी ने जो है नीति सम्मत बात बताई है कि व्यक्ति को मित्रता और अपनत्व का भाव किस प्रकार से अपनाना चाहिए, ये बात कही गई है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग वो किया है। दोवा छंद है ये आप बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत दिया है, बिंब प्रतिबिंब का भाव है तो दृष्टांत अलंकार है, और दोवा छंद है, और प्यारे विद्यार्थियों भाषा ब्रज भाषा है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। किसमें? विशेष वाले पॉइंट में। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद है कि मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजत है कोप, सांपई दूध पिबाइए ज्यों केवल विषयोप, रे वृंदा ज्यों केवल विषयोप। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भाव जो व्यक्त किया है कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी हितकारी वचन नहीं कहने चाहिए। मूर्ख व्यक्ति हितकारी वचन बोलोगे, उसको समझाने का प्रयास करोगे तो वह आप पर क्रोध करेगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति स्वयं को भी क्या समझता है? समझदार, ज्ञानी समझता है, और यही उसकी अज्ञानता है। इस कारण से मूर्ख व्यक्ति को समझाएंगे तो वह आपको जो है आप पर क्रोध करेगा, आपको मारने के लिए दौड़ेगा। तो इस प्रकार से बात इसमें बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को हित के वचन यानी उसके भले के वचन, भलाई के वचन है वो अगर बोलेंगे तो सुनी मन वह व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति सुन करके उपजत मन उत्पन्न करता है या उसके उत्पन्न होगा, क्रोध करेगा। कोप मने क्रोध करेगा, आपके ऊपर क्रोध उत्पन्न होगा, अर्थात आपके ऊपर क्रोध करेगा। सांपई दूध पिलाए, यानी जैसे सांप को दूध खूब पिलाइए मने पिलाइए, लेकिन ज्यों के वजह से फिर भी क्या करेगा? जैसे या फिर भी उसके तो केवल जहर ही मुख में उत्पन्न होगा या बढ़ेगा। ठीक है, ओप मने बढ़ेगा, जहर ही बढ़ेगा। इसमें बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को अगर अच्छी ज्ञान की बात बताएंगे तो
वह व्यक्ति जो ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझता है, मूर्ख होता है लेकिन ज्ञानी समझता है, और वह उसको मारने के लिए दौड़ने लगता है। अगर सांप को दूध पिलाए तो भी उसके भीतर क्या आएगा? जहर ही बढ़ेगा, विष ही बढ़ेगा। सांप को अगर दूध पिलाने पर भी उसमें केवल जहर ही उसके मुख में बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी मूर्ख व्यक्ति को हितकारी वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे तो ये वो सुनते ही क्या आता है, मूर्ख व्यक्ति हितकारी वचन सुन करके क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? क्रोध करता है, आप पर क्रोध उत्पन्न होगा और वह आप पर क्रोध करेगा, झगड़ा भी कर सकता है। तो मूर्ख को हितकारी या समझाने के बुझाने के वचन करने पर वह स्वयं को क्या मानता है? समझदार मानता है। इस कारण से वह क्या करता है? आप पर क्रोध करने लग जाता है। जैसे सांप को दूध भले ही पिलाइए लेकिन उसके मुख से केवल विष ही, जहर ही बनता है, अर्थात उसके मुख में केवल जहर ही बनता है। दूध पिलाने पर भी वह जहर ही छिड़कता है, जहर ही जो है उसका बनता है उस दूध का। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही है मूर्ख व्यक्ति को। और सांप के मुख में विष रहता है और मूर्ख के व्यक्ति के मन में मुख में दुष्टता के वचन रहते हैं। इसलिए दोनों की बात यहाँ पर बात बताई गई है। दोनों को शांत करना कठिन होता है, इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को हितकारी वचन नहीं करने चाहिए। और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना भाई, दुष्ट सांप के मुख में तो जहर होता है, तो दुष्ट व्यक्ति के मूर्ख व्यक्ति के मन में दुष्टतापूर्ण वचन होते हैं, ठीक है ना, दुष्टतापूर्ण वचन होते हैं। और सांप के मुख में जहर होता है, विष होता है। तो इसलिए दोनों को शांत करना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति को यानी मूर्ख व्यक्ति को कभी समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों, और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये अलंकार हो गए, उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार। दो छंद है, ब्रजभाषा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए, एक बिन मांगे ही लहे, मांगे एक लहे न, घन जल सर सरिता भरे, चातक चोंच भरे न, वृंदा चातक चोंच भरे न। इसमें प्यारे विद्यार्थियों इस संसार में जो किसी याचक को तो मांगने पर भी नहीं मिलता और किसी को अयाचना करने पर भी बहुत सारा मिल जाता है। तो यहाँ पर वृंद जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को मांगना नहीं चाहिए, ये बात इसमें कही है। तो आप विशेष प्रसंग में आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से अवतरित है। और इसमें संसार में जो याचक होते हैं उनको मांगने पर भी नहीं मिलता, और जो अयाचक होते हैं उनको बिना मांगे ही बहुत मनचाहा मिल जाता है। ये बात इसमें बताई है। एक बिन मन एक है, ऐसा है, एक को तो बिना मांगे ही मिल जाता है, बिना मांगे ही लहे मने प्राप्त होता है, मिलता है, लहे मने प्राप्त होता है या मिलता है। और मांगे एक लहे न, और जो मांगता है उसको प्राप्त नहीं होता। इस संसार में यह स्थिति है कि एक तो यानी कोई मांगने वाला है उसको तो नहीं मिलता, और जो नहीं मांगता उसको बहुत सारा मिल जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, घन मने बादल, बादल जब वर्षा करते हैं, घन मने बादल, बादल है वो जल की बारिश करते, वर्षा करके। सर मने तालाब, सरोवर, सरिता मने नदी, बरे मने बरता है, ठीक है। और चातक, चातक पक्षी, पपैया। चोंच भरे न मने चोंच, उसको पानी नहीं मिलता। कौन सा पानी? स्वाति नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र के वर्षा जल की बूंद या पानी, वह उसको नहीं मिलता। यानी वह मांगता है तो उसको नहीं मिलता, और जो नहीं मांगते वो भरे जाते हैं। ये बात इसमें बताई गई, बहुत सरल है। कवि वृंद जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि संसार में याचना करने वाले को मिलता है और याचना करने वाले को नहीं मिलता, और जो याचना नहीं करता, नहीं मांगने वाले को पर्याप्त मिल जाता है। जैसे एक बिन मांगे ही ले, मांगे लहे न, यानी संसार में किसी को याचना करने पर भी जो है
बिना याचना किए ही मिल जाता है, बिना मांगने पर ही मिल जाता है, और किसी को मांगे एक लय नहीं, यानी किसी को मांगने पर भी प्राप्त नहीं होता। जैसे घन जल बादल, जैसे बादल है वो जल की वर्षा करके नदियाँ तालाब को पानी से भर देता है, जल से भर देता है, लेकिन चातक जो पक्षी है वो उसको उसकी चोंच है वो पानी से नहीं भर पाती, अर्थात उसको अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहा पानी है वो स्वाति नक्षत्र का जल का बूंद है वो नहीं मिल पाती। तो इस संसार में यही नियम है, ये बताया है कि जैसे तालाब और नदियाँ हैं वो बादल से कभी मांगते नहीं है, इसीलिए उनको खूब मिल जाता है, पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन जो चातक पक्षी है वह याचना करता है, इसीलिए उसको चातक पक्षी को क्या करता है, चातक पक्षी मांगता है तो उसको नहीं मिलता। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि चातक पक्षी को मांगने पर भी वर्षा की बूंद है वो नहीं मिलती। इस प्रकार से उसको वर्षा की बूंद, कौन सी बूंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है। सब स्वाति नक्षत्र हो और उस समय अगर बारिश होती हो तो वही वर्षा जल की बूंद वो चातक पक्षी ग्रहण करता है, नहीं तो वह प्यासा ही रह जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, तालाब नदियाँ आदि बादल से क्या नहीं करती है, याचना नहीं करती है, तो उनको खूब पर्याप्त जल मिल जाता है, जबकि चातक पक्षी है वो याचना करता है तो उसको स्वाति नक्षत्र की बूंद है वो नहीं मिल पाती। आगे देखिए अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, यही है लगभग सब में। अनुप्रास है बिंब प्रतिबिंब का भाव आ गया तो यहाँ पर दृष्टांत है, ठीक है। दृष्टांत अलंकार है, दो अछंद है, ब्रजभाषा है। अगला देखिए, भले बुरे शब एक से जो लो बोलत नाई, जान पर तू है काक पिक ऋतु बसंत के माही, वृंदा ऋतु बसंत के माही। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है इस संसार में सभी ऊपर ऊपर से एक समान होते हैं, यानी जिस व्यक्ति का व्यवहार जब तक नहीं किया जाता है तब तक उसका पता नहीं चलता वो कैसा है, अच्छा है बुरा है। तो ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि भले बुरे सब एक से, संसार में भले और बुरे सब एक समान ही लगते हैं, अर्थात ऊपर ऊपर सब एक समान ही लगते हैं। और जो लो बोलत नहीं, जो लो मने जब तक, जो मने जब, लो मने तक, जब तक बोलत नहीं, बोलते नहीं है, अर्थात व्यवहार नहीं करते, नहीं, ना ही मने नहीं, यानी जब तक व्यवहार नहीं होता उनसे तब तक उसका पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है, नया व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति है, और उसका हमें पता नहीं है। दोनों यानी व्यक्ति सब एक जैसे से ही दिखते हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन उसका पता तब चलेगा जब वो आपसे वार्तालाप करेगा, आपसे बोलेगा, आपसे व्यवहार आपसे करेगा, तब आपको पता चलता है कि वह अच्छा है बुरा है। बाकी तो सब एक जैसे ही है, जब तक आपसे वो नहीं बोलेगा तब तक आप उसको अच्छा ही समझोगे, आपके मन में ऐसा नहीं आएगा कि ये बुरा है, ठीक है ना। जब आप उसके व्यवहार को देखोगे, आप उसके आचरण को देखोगे, आपसे उनसे बातचीत करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। ये बात कब होगी, जब आप उससे व्यवहार करोगे। ये बात कही है कि भले बुरे सब एक से, वृंद कवि कहते हैं कि संसार में सभी लोग भले बुरे सब एक समान ही दिखते हैं, अर्थात ऊपर ऊपर से सब एक जैसे हैं। जो लो बोलत नहीं, जब तक ये आप बोलते नहीं हैं, अर्थात जब तक उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता तब तक इस संसार के सभी लोग एक समान ही होते हैं, अर्थात ऊपर ऊपर से सब एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे जान परतु मैंने जान पड़ता है, परतु मैंने पढ़ता है, जान पड़ता है, काक पिक, काक मैंने कौवा और पिक मैंने कोयल, पिक मैंने कोयल, यानी कौवा और कोयल दोनों एक जैसे से रंग के होते हैं, लेकिन उसका अंतर का पता कब चलता है, ऋतु बसंत के माही। ऋतु बसंत में पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है, ठीक है।
तो यहाँ पर कौवा बुरे व्यक्ति का प्रतीक है, तो कोयल सज्जन व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। तो जान परतु है का कपिक ऋतु बसंत के माई, यानी कौवा और कोयल दोनों एक जैसे रंग के होते हैं, लेकिन उनके परस्पर अच्छे और बुरे होने का, सज्जन और दुर्जन होने का भाव तब पता चलता है कब, जब ऋतु बसंत आती है। बसंत ऋतु के समय कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ पहचानी जाती है, और कोयल जब मधुर वाणी में बोलती है तब उसकी आवाज़ पहचान ली जाती है। तो इस प्रकार से बसंत ऋतु में दोनों का पता चलता है, उनके अंतर का पता चलता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये संसार में व्यवहार करने से ही किसी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति का पता चलता है। जब तक व्यवहार नहीं किया जाता तब तक सभी एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख देना, व्यवहार करने से भले और बुरे का ज्ञान होता है। इस संसार में भले और बुरे का ज्ञान कब होता है, जब हम उस पर अपरिचित व्यक्ति से उसके साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है। इस प्रकार से व्यवहार करने से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। और विशेष वाले पॉइंट में आप ये लिख देना। फिर विशेष वाले पॉइंट में आप अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें भी अनुप्रास है और दृष्टांत है, बिंब प्रतिबिंब का भाव आ रहा है, तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, और दुआ छंद है, ब्रजभाषा है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये जो दोए हैं वृंद जी के, इनकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी ठीक प्रकार से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे वृंद जी के आगे के पदों की व्याख्या को, आगे के दोहों की व्याख्या को लेकर के। तब तक इन दोहों को प्यारे विद्यार्थियों ठीक से शब्दार्थ सहित इनको याद कीजिए, व्याख्याओं को समझिए। आप इसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष वाले बिंदुओं को ठीक प्रकार से पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।